Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सुपर टेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान एवं समसामयिक के महत्वपूर्ण घटनाएं सहित ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। अगर इससे पहले के सभी प्रैक्टिस आपको देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है सुपर टेट की अलग से, तो उस पर आप जाकर सभी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। ये आपके उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और साथ में आपको अन्य परीक्षाओं के लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? गुर्दा, बड़ी अतड़ी, पेट, छोटी अतड़ी। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग से सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत के द्वारा सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है। छोटी आंत में भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस, इरेप्सिन, मल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज निकलता है। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक ही रहता है। एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है कि आमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है। ध्यान रख लीजिएगा, 4 घंटे तक ही रहता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई अगर पूछी जाए तो नेफ्रॉन है। वृक्क यानी गुर्दा, इसकी कार्यात्मक इकाई कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग, रिकेट नामक विकार पैदा होता है? किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग पैदा होता है, ये आपको बताना है। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। तो रिकेट ये आपका सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो आपको कैल्सीफेरॉल याद रखना है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। विटामिन बी अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन ए, इसका अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी। और अगर विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई से मनुष्यों में जनन क्षमता कम हो जाती है। और अगर इसका रासायनिक नाम पूछा जाए एग्जाम में तो आपको टेकोफोराल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी रोग विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्सों एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। पेलाग्रा रोग, बेरी, स्कर्बी, रतौंधी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पेलाग्रा रोग ऐसा विकार है जिसके मुंह, गले, पैर के निचले हिस्सों और पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि यह एक त्वचा रोग है। विटामिन B6 देखिए, आपकी पायरिडॉक्सिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों में सूजन आ जाती है। अगर विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। इसके ऊपर आपका विटामिन से संबंधित हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? डेंगू, जिका, चिकनगुनिया, दाद, रिंगवर्म। देखिए, आपका डेंगू हड्डी तोड़ बुखार एडीज मच्छर के काटने से फैलता है।
और जीका की अगर बात करें तो ये भी आपका चिकनगुनिया मच्छर के काटने से फैलता है। दाद, ये जो आपका रिंगवर्म है, ये कवक के द्वारा फैलता है, याद रखिएगा सभी लोग। अगर कवक के द्वारा फैलने वाली अन्य बीमारी की बात करें तो दमा आपका हो जाएगा, खाज, दाद, गंजापन, एथलीट फुट, ये आपके सभी कवक के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमाटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ट्रांसपिरेशन, प्रेसिपिटेशन। देखिए, पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों के जरिए पानी के वाष्पीकरण को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को सब्लिमेशन, ये आपका ऊर्ध्वपातन कह लीजिए। ये जो है ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन, जिससे कपूर को अगर आप गर्म करेंगे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। नेपथलीन, अमोनिया क्लोराइड, गैस के द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने एवं एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम। देखिए, मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने एंटीबॉडी बनाने के लिए आवश्यक तत्व तो आपका प्रोटीन है। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेब बर्जेलिस ने किया था। याद रखिएगा आप सभी लोग, मानव शरीर का 15% भाग जो है प्रोटीन से निर्मित होता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत, मांसपेशियों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। ये सभी बातें जो हमने आपको बताई, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हर प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है और आपको हर प्रकार से प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। विटामिन की खोज की अगर बात करें तो फंक ने 1911 में किया था। ये भी आप याद रखिएगा। विटामिन की खोज फंक ने 1911 ईस्वी में। अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अब विटामिन आपको बता दिए हैं कि इसका जो है आविष्कार फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? ताप ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ये जो सामान्य विज्ञान एवं समसामयिक का ये वीडियो है, ये सभी प्रकार की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हेल्पफुल वीडियो है। देखिए, प्रकाश ऊर्जा आपकी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना में संपन्न होती है। रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिटकॉइन क्या है? डेटा संग्रहित करने की एक डिवाइस, डेटा मापने की एक इकाई, चिप्स के
जो है डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान हेतु इसे निर्मित किया गया है। इसका विकास सातोशी नकामोटो नामक एक अभियंता ने किया। भारत में एक बिटकॉइन की कीमत करीब 6771220 रुपये है। यानी आपका 67,712.20 रुपये बिटकॉइन की कीमत भारत में है, एक बिटकॉइन की कीमत। लेकिन इसकी कीमत घटती बढ़ती रहती है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है, क्वेश्चन आपका इस टाइप का बनता है, बिटकॉइन से भी आ जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश जो है चिकनकारी कढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चिकनकारी लखनऊ उत्तर प्रदेश की कढ़ाई शैली है। महीन कपड़े पर सुई धागे से विभिन्न टाँकों द्वारा की गई हाथ की कारीगरी लखनऊ की चिकनकारी कहलाती है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। कांधा कढ़ाई बंगाल की, ये जो ऑप्शन डी में है आपका, ये बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। अगर रावारी की बात करें जो आपका ऑप्शन बी है, ये उत्तर भारत की एक प्रमुख एवं प्राचीन जनजाति है रावारी। ऐसे ही क्वेश्चनों को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे, आप हर हाल में एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट अगला देखते हैं। निम्न गैसों में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो निम्न में से क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो O2 ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस के लिए आपका जलवाब CO2 मीथेन CH4, ये मीथेन का सूत्र है। ऑप्शन बी आपका नाइट्रस ऑक्साइड NO2, ये सभी आपके ग्रीन हाउस के लिए आवश्यक गैसें हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। मुरादाबाद धातु की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, रेशमी कपड़ा साड़ी के लिए वाराणसी, चर्म उद्योग के लिए कानपुर और आगरा, ये सब प्रसिद्ध है। अब बरेली में सलाई उद्योग, कागज़ उद्योग की बात करें तो सहारनपुर। ये जो अलग अलग शहर हैं अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसे आप लिखना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। रेशमी कपड़ा के लिए वाराणसी, चर्म उद्योग के लिए कानपुर और आगरा प्रसिद्ध है, सलाई उद्योग के लिए बरेली और कागज़ उद्योग के लिए सहारनपुर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद, मथुरा, आगरा, कानपुर। देखिए, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी मथुरा में, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारतीय तेल निगम स्वामित्व वाली यह जो रिफाइनरी इंडियन ऑयल की छठी रिफाइनरी है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है।
इतनी बात आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी मथुरा में है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था। आपका ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर बात करें तो 1916 ईस्वी में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और जो है इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा भी प्राप्त है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम संख्या में हैं? इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म। मित्रों, अगर आप जो भी नए हैं चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वही हमारा एक मोटिवेशन का काम करता है। वीडियो को आप देखें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे भी हमें मोटिवेशन मिले और अधिक से अधिक वीडियो बनाने का। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? ये क्वेश्चन में पूछा गया। आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पारसी धर्म। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुसलमान की अगर बात करें तो 19.26%। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की संख्या 79.73%, ईसाइयों की संख्या 0.17%, यानी सबसे कम। और सिखों की बात करें तो 0.32% है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की अगर बात करें 16.51% आपके उत्तर प्रदेश में पारसी धर्म के अनुयायी की संख्या सबसे कम है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? संस्कृत, उर्दू, भोजपुरी, हिंदी। देखिए, अगर टोटल एग्जाम में पूछा जाए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार, तो आपको 19,98,12,341 यही आपको टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो ये आपकी संस्कृत सबसे कम उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अगर पूछा जाए बोली जाने वाली उपबोली आपकी भोजपुरी है। अगर भोजपुरी का विकास अर्ध मगधी से हुआ है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अखड़ी बोली जो है आपकी, इसका विकास सौर सैनी से हुआ। अगर इसके और नाम एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, ये जो इसके हैं अन्य नाम, सौर सैनी, खड़ी बोली का। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? गेहूं, चावल, तिलहन, कपास।
क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये आपकी कपास फसल जो है उत्तर प्रदेश में आम तौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है। उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से गेहूं, आलू, जौ, आंवला, आम, चीनी ये सभी उत्पादन होते हैं। गन्ना, आंवला। दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम स्थान रखता है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। कपास का उत्पादन व्यापक रूप से उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। कपास एक नगदी फसल है जिसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। अगर सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है एग्जाम में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, कपास को एक सफ़ेद सोना कहा जाता है। यह किस प्रकार की फसल है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में। ये एक नगदी फसल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों को पता होगा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर इनके नाम की बात करें कि किसने दिया था तो इसे एडोल्फ हिटलर ने दिया था। देखिए एक क्वेश्चन और एग्जाम में बनता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्र और इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम, तो उनका आज़ाद शत्रु उपनाम है। अगर महात्मा गांधी के गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले जो आपका ऑप्शन ए है, ये महात्मा गांधी जी के गुरु थे। इसी तरह आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं देखने को। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे, जो एक समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे। देखिए चंद्रशेखर आजाद, सूरसेन, भगत सिंह ये जो थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बाबर, अकबर, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 19। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से प्रसिद्ध हैं, आपका ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। सम्राट अकबर का अगर जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि अकबर से रिलेटेड, कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके हिंदी में भी पूछे जा सकते हैं। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार, पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, 20वां क्वेश्चन। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा। करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार राज्य में प्रारंभ किया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। जो आपके चंपारण के इस सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी आज लोगों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी इसमें। विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे। खाली स्थान आपको बताना है कि आंदोलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाए गए शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे। इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1920, 1857, 1935, 1842। देखिए, सिपाही विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। लेकिन इसके पूर्व भी यह जो है बहरामपुर और बैरकपुर की छावनियों के सैनिकों में असंतोष के लक्षण प्रकट हो चुके थे। 28 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक भारतीय सैनिक ने दिन दहाड़े एक अंग्रेजी पदाधिकारी को मार डाला। जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। ये जो कई चीज़ें हमने आपको बताया है ये सभी आपको याद रखना है। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, गोबी, मोजावे। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर भारत की बात करें तो भारत में थार मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी की बात करें तो गोबी जो है आपका ये गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। खाली स्थान दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। रोहतांग, नाथुला, खारदंग, बनिहाल। देखिए ऑप्शन बी आपका हो जाएगा नाथुला दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। तो आपका ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बनिहाल दर्रा अगर सुरंग भी इसी में स्थित है। शिपकीला दर्रा की बात करें तो ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है जो हिमालय प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा की अगर बात करें तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो ये 2-3 चीज़ बातें आपको याद रखना है। दर्रा से 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, चाहे जो भी बन जाए तो आपको याद रखना है। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं? गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो भारत में जो है महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक बांध हैं। आपका ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में गुजरात है। गुजरात में आपका सरदार सरोवर बांध जो आपके नर्मदा नदी पर बना है, बहुत अधिक बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
एक एग्जाम में और बनता है, आप पॉइंट याद कर लीजिए। जैसे आपका एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाए तो आपको टिहरी बांध। अच्छा, ये बना है जो आपका टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है। ये 2-3 बातें आपको याद रखना है। हीराकुंड भी बहुत बार पूछा जाता है, तो हीराकुंड जो है आपका महानदी पर बना है, उड़ीसा में है। उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध है आपका। ये आपका बांध से हो गया कई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाहरीतम मेटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? मेटल यानी धातु, जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाहरीतम मेटल शामिल है उसे स्थलमंडल कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, केटू, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी केटू है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केटू यानी गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की अगर बात करें तो हिमालय पर्वत श्रेणी का माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर है जो आपके नेपाल में स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है। अच्छा, इसके जो अन्य नाम की बात करें तो इसे सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। अगर सागर माथा आ जाए तो कन्फ्यूज ना होइएगा आप सभी लोग। नंगा पर्वत की बात आई है तो नंगा पर्वत जो है भारत में ही स्थित है जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। तो ये आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू पर्वत से थे हमने आपको बता दिए हैं। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? दूसरी, प्रथम, तीसरी, पांचवी। कुल 12 अनुसूचियां हैं और किसी राज्य के नए गठन के लिए भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। किसी नए राज्य के गठन के लिए प्रथम सूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। दूसरी अनुसूची की अगर बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। देखिए, दोनों चीज़ें आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आवश्यक था, आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? 20 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष तक की सेवा आवश्यक होती है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी बात करें तो इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 124 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये सभी पॉइंट आप जो हम बता रहे हैं आपको याद करते हुए चलिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं की अगर बात करें तो वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। इस तरह आपके 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में
जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हमने साथ में डिस्कस किया है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आप वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।